Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 30th of September 2023. First news is regarding POCSO. तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में क्या चेंज करने की बात की जा रही है और ये चेंज क्यों करना है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, जो 16 से 18 वर्ष जो इस एज ब्रैकेट में बच्चे होते थे और एक कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते थे, तो इनके अगेंस्ट भी सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था और यंग बॉयज़ और यंग गर्ल्स का इनकार्सरेशन हो रहा था। तो बेसिकली ये तो सेक्सुअल एक्टिविटी में सेक्सुअल क्यूरियोसिटी की वजह से आते थे या तो एक्सप्लोर करना होता था, जो भी इनका रीज़न था। इसीलिए यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया कि ये जो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी है, इसको लेकर यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये हो सकता था कि जो यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट है, इसको ही 18 साल से कम करके 16 कर दिया जाए, लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम आ जाती मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट की, और यंग गर्ल्स को ईजिली ट्रैप कर लिया जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ना हो, तो इसीलिए लॉ कमीशन ने अपनी 283 रिपोर्ट में सजेस्ट किया है कि क्या करने की ज़रूरत है। बेसिकली कि हमें केस टू केस बेसिस पर लिमिटेड जुडिशियल डिस्क्रिशन देने की ज़रूरत है। तो यही यहाँ पर सजेशन है कि लिमिटेड जुडिशियल डिस्क्रिशन होना चाहिए। द लॉ कमीशन रिपोर्ट अंडरलाइंस द मेंटल ट्रॉमा एंड हैरेसमेंट जो कि बच्चे फेस करते हैं अगर कंसेंशुअल एक्ट भी पॉक्सो के एम्बिट में आ जाता है, स्टेटिंग दैट दिस इज एन इशू ऑफ कंसर्न। द पैनल हैज कॉल्ड फॉर स्टेप्स टू एड्रेस दिस अब्रेंट सिचुएशन जो कि वर्किंग ऑफ लॉ की वजह से क्रिएट हो गई है। Protection of Children from Sexual Offences Act to exempt adolescent sexual acts from the purview of the criminal law। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने फेवर किया है कि गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन होना चाहिए इन द मैटर ऑफ सेंटेंसिंग उन केसेस में जहां पर कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी है। इट सेज इसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चों के इंटरेस्ट है ये भी यहाँ पर सेफ गार्ड रहेंगे। This, it said, is so because in our considered opinion such cases do not merit to be dealt with the same severity जिस तरीके से बाकी केसेस को डील किया जाता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और जो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन है, इसकी वजह से यहाँ पर यंग गर्ल्स यंग बॉयज़ का इनकार्सरेशन हो रहा था जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहे थे अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से या तो एक्सप्लोरेशन की वजह से या वॉट एवर अदर रीज़न। अपोजिंग द फर्स्ट कि यहाँ पर एज को 16 क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जो कंसेंट है उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और आसानी से यहाँ पर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग हो सकती है। इट सेट द वेरी रियल पॉसिबिलिटी ऑफ यंग गर्ल्स बीइंग ईजिली seduced इन लव ट्रैप्स एंड देन सोल्ड ऑफ इन ट्रैफिकिंग कांट एंड शुड नॉट बी इग्नोर्ड। और जिसकी वजह से इन्होंने ये सजेशन दिया है कि लिमिटेड जुडिशियल डिस्क्रिशन होना चाहिए, ना कि एज ऑफ कंसेंट को आउटराइटली कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट है यूएस शेयर्ड असेसमेंट आई पुट आर कंसर्न्स जयशंकर ऑन कनाडा। तो बेसिकली ये इशू हमने कल भी डिस्कस किया था। इशू क्या है, तो इशू यही है कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट निज्जर की डेथ हो जाती है और कनाडा का ये कहना था कि यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है ये मिली हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ हुई। फिर इंडिया का बेसिकली ये कहना था कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं, हम ये सब नहीं करते हैं। अब यूएस का बेसिकली क्या कहना है, यूएस इंडिया को ये बोल रहा है कि जो भी यहाँ पर कनाडा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आप उसमें कोऑपरेट करो। तो amid the raging diplomatic row between India and Canada over Prime Minister Justin Trudeau allegation of a potential Indian government linked to the killing of Khalistan separatist Hardeep Singh Nijjar, तो ब्लिंकन इन द मीटिंग अर्ज्ड इंडिया कि आप कोऑपरेट करो फुली विद द ऑनगोइंग कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन। तो कहीं पर भी आप इंडिया यूएस के रिलेशंस को लिख रहे हो तो आप एक पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो कि यूएस हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे नहीं देखता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के साथ डील करते हैं, लेकिन यूएस इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो यूएस है वो F-16 का अपग्रेडेशन पैकेज दे रहा होता है पाकिस्तान को। तो ये सारे इश्यूज़ आप लिख सकते हो कि भले ही हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। इंडिया ने निज्जर को टेररिस्ट डिक्लेयर किया था 2020 में। एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि बेसिकली अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की PDF चाहिए अलॉन्ग विद द नोट्स डेली, तो आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कल से आपको PDFs अलॉन्ग विद नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है फ्रॉम राजस्थान टू हरियाणा अ पेस्ट रीक्स हैवॉक इन द कॉटन फील्ड्स। अब एक कौन से पेस्ट की बात करें, आपको पता होगा ये कौन सा पेस्ट है। ये है पिंक बॉलवर्म, और इसको लेकर BT कॉटन को भी बनाया गया था कि जो BT कॉटन है बेसिकली वो ससेप्टेबल नहीं होती टू पिंक बॉलवर्म। तो पिंक बॉलवर्म को यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर जो फार्मर्स की कॉटन की क्रॉप है पूरी ख़राब हो गई है। आगे चलते हैं, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया कि दिल्ली के पोल्यूशन को टैकल करने के लिए जो कि
सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए क्या प्लान है। तो कभी भी पोल्यूशन को टैकल करने के लिए प्लान आए तो आप यही पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, डस्ट पोल्यूशन होता है, बाकी यहाँ पर जो पोल्यूशन हॉट स्पॉट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, फिर यहाँ पर स्टबल बर्निंग एक रीज़न है। तो स्टबल बर्निंग को सॉल्व करने के लिए पूसा बायोडिकम्पोजर बनाया जा रहा है टू हेल्प डीकम्पोज स्टबल ऑन द फार्मलैंड। मैंने आपको लास्ट ईयर बताया भी था कि बेसिकली यहाँ पर कैसे कैप्सूल्स होते हैं, उनको यहाँ पर जैगरी में डाल दिया जाता है, फिर एक सोल्यूशन बनाकर फार्म में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन को टैकल किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। बैन ऑन ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज, डस्ट पोल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन। आगे चलते हैं। अब इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। विमेंस रिजर्वेशन बिल गेट्स प्रेसिडेंट्स एसेंट। तो बेसिकली यहाँ पर विमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है 33% इन द पार्लियामेंट एंड 33% इन द स्टेट असेंबलीज। तो लैंडमार्क विमेंस रिजर्वेशन बिल विच सीक्स टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू women in the Lok Sabha and the state assemblies has now become a law after receiving the assent of the president द्रौपदी मुर्मू। लेकिन ये रिजर्वेशन अब बेसिकली जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उसके बाद ही मिल पाएगा। लॉ पैनल फेवर्स कि EFIR होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो FIR फाइलिंग में डिले होती है, जब अक्यूज्ड का ही नहीं पता होता है, तो ऐसे में EFIR होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर डिले को टैकल किया जा सकता है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ फेवर्ड इनेबलिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR, सेइंग दिस वुड टैकल द इशू ऑफ डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIRs, और जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये जो अमेंडमेंट होगा विमेन वाला, जिसमें यहाँ पर 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में, ये 106 अमेंडमेंट एक्ट है। तो आपको ये अमेंडमेंट नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार आई थिंक इस बार के ही पेपर में क्वेश्चन था GS3 में कि 101 अमेंडमेंट कैसे यहाँ पर फेडरलिज्म को इंश्योर करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें सिर्फ आपको अमेंडमेंट दिया हो, उसका नाम मेंशन ना हो, तो आपको यहाँ पर अमेंडमेंट याद होना चाहिए कि 106 अमेंडमेंट है ये विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड। कि क्वेश्चन आ सकता है कि जेंडर जस्टिस से रिलेटेड अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ 106। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ पर सेंसस की बात की गई है कि सेंसस यहाँ पर डिले किया जा रहा है, 2021 में हो जाना चाहिए था, और अभी हम 2023 में एंटर हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है सेंसस। तो सेंसस क्यों ज़रूरी है, और अगर सेंसस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्या सेंसस को रिप्लेस किया जा सकता है, तो इन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो कॉल्ड द नारी शक्ति वंदन अधिनियम दैट प्रोवाइड्स 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैड ब्रॉट द फोकस बैक ऑन द इंडियाज डिलेड सेंसस। तो इलेक्टोरल सीट्स को यहाँ पर तभी रिजर्व किया जाएगा जब यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो जाएगी, और डिलिमिटेशन फर्स्ट सेंसस के बेसिस पर होगा 2026 में। In effect, this entire series of electoral reforms will have to wait for a fresh census. तो पहला सेंसस 1881 में हुआ था। This cascading effect of a delayed census prompts a few questions कि यहाँ पर अगर सेंसस इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कंट्री को क्या नुकसान हो जाएगा। तो वैसे भी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेटा डेफिसिट कंट्री है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है चीज़ों के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कंजम्पशन हाउस होल्ड सर्वे की बात करें तो 2012 में हुआ था, 2017 में की इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज़ की गई, फिर उसके बाद हुआ नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं। अब सेंसस क्यों होना चाहिए, तो इंडियाज़ इकॉनमी इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिजिटल, और हमारे पास बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट डेटा जनरेट होता है, टेलीकॉम डेटा जनरेट होता है, पॉलिसी मेकिंग के लिए यहाँ पर डेटा की बहुत ज़रूरत होती है। और बाकी यहाँ पर जो सरकार है ये बात करी कि हमें मिनिमम गवर्नमेंट पैराडाइम के ऊपर चलना है, तो मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। तो ऐसे में जो प्राइवेट डेटा निकालते हैं उसका यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद ऑथर ने खुद अपने पॉइंट को काउंटर किया है। तो देसाई सेज द डिबेट इन द US वाज वेदर टू इंस्टेड सिंपली रिलाई ऑन समथिंग कॉल्ड द अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे, और यहाँ पर सेंसस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कंसिडरेशन किया जाता है कि नहीं, अमेरिका में सेंसस करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इंडिया में भी सेंसस करना क्यों ज़रूरी है वो अभी हम आगे देखेंगे। हाउ द डिले हर्ट्स, given that there are no reliable alternatives to a census, how does a delay affect India? The census is the foundation for the entire statistical system of the country. Ordinarily one could project the survey results कि basically अगर हम यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो है अगर हम उसको ही एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी कि यहाँ पर क्या पैरामीटर्स होंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ अ रिलेटिवली रीसेंट सेंसस द क्वालिटी ऑफ सर्वे डेटा ऑल्सो बिकम्स सस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि जो कंट्री है ये डेफिकेशन फ्री हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, एंड एवरी हाउस होल्ड हैड अ टॉयलेट। लेकिन उसके बाद जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया तो हमें ये पता चला कि 33% ऑफ द हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स ही नहीं है। उसके अलावा हमें सेंसस से इंटरनल माइग्रेशन का डेटा मिलता है कि कितने लोग यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं,
इसके अलावा हमें मोर्टालिटी का भी डेटा मिलता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी तो हमें मोर्टालिटी का डेटा देता है, लेकिन उसमें थोड़ा सस्पेक्ट रहता है। तो सही से अगर मोर्टालिटी का डेटा चाहिए होता है तो उसके लिए भी सेंसस बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस होल्ड है जिसमें मैन है वुमेन है, दैट वॉज नॉट एलिजिबल फॉर अ राशन कार्ड। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें, देर इज़ अ एविडेंस टू शो दैट कि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो वुमेन की ज़्यादा होती है और मैन की कम है। तो हो सकता है कि उसके यहाँ पर जो हस्बैंड है उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो अगर मैन की डेथ हो जाती है तो वुमेन यहाँ पर लोन ब्रेड विनर बची। तो ऐसे में उसको नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में तो विडो पेंशन मिलेगी, लेकिन उसको राशन कार्ड मिलने में बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसे में सेंसस को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से उसका हस्बैंड तो अभी जिंदा है। तो वाइल द सेंसस may have started out just as a population count and even now is often seen as a central government exercise, लेकिन इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मैक्रो एस्टिमेट में। और इसके अलावा यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करता है इंडिया की रियलिटी का, कि बेसिकली यहाँ पर विलेज में या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग डिसेबल्ड हैं, कितने लोगों के सर के ऊपर रूफ है, वो रूफ जो बनी हुई है मड की बनी हुई है, सीमेंट की बनी हुई है या वुड की बनी हुई है, कितने लोग यहाँ पर जॉब की तलाश में हैं, कितने लोग यहाँ पर माइग्रेट हो गए हैं, हाउ मेनी स्टिल यूज़ वुड एज फ्यूल टू कुक देयर मील्स, और कितने लोगों को यहाँ पर साफ़ पानी मिल रहा है। और इसके अलावा बेनिफिशियरी सिलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंसस। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट है, इन सुप्रीम कोर्ट केस ऑन अगमा द कंटेस्टेड हिस्ट्री ऑफ टेम्पल प्रीस्टहुड। अब प्रॉब्लम क्या है, तो बेसिकली जो डीएम के गवर्नमेंट है ये एक यहाँ पर नोटिफिकेशन लेकर आती है, और नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि कोई भी यहाँ पर प्रीस्ट बन सकता है अगर उसके पास यहाँ पर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि अगर आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट जेंडर आप प्रीस्ट बन सकते हो। लेकिन उसके बाद जो प्रीस्ट हैं आगामिक टेम्पल्स के, उनका ये कहना है कि ऐसे कोई भी प्रीस्ट नहीं बन सकता, कोई भी यहाँ पर नॉन बिलीवर प्रीस्ट नहीं बन सकता है अगर उसने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। और अगर हम यहाँ पर प्रीस्टहुड की बात करें तो प्रीस्टहुड हेरिडिटरी चल रहा था, तो ये हेरिडिटरी ही होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेटस को लगा दिया है, जिस तरीके से प्रीस्टहुड चल रहा है उस तरीके से ही चलता रहेगा, बाद में कुछ चेंजेस आएंगे तो हम देख लेंगे। द सुप्रीम कोर्ट दिस वीक ऑर्डर्ड स्टेटस को ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीस्ट इन द आगामिक टेम्पल्स इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए बाय द डीएम के गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से यहाँ पर आगमा टेम्पल्स के जो प्रीस्ट हैं उनको ये लग रहा है कि जो हेरिडिटरी सिस्टम है इसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन था, तो यही था कि जो भी इंडिविजुअल्स ट्रेंड हैं आगाम शास्त्र में, इररिस्पेक्टिव कि उनकी क्या कास्ट है, उनका क्या जेंडर है, वो प्रीस्टहुड को अज्यूम कर सकते हैं। द पिटिशनर्स एलिज्ड द स्टेट गवर्नमेंट वॉज अनलॉफुली अटेम्प्टिंग टू अपॉइंट नॉन बिलीवर्स एज प्रीस्ट इन्फ्रिंजिंग अपॉन रिलीजियस राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये बताया गया कि पहले यहाँ पर प्रीस्ट वुमेन नहीं बन सकती थी, लेकिन बाद में यहाँ पर वुमेन को भी अलाउ कर दिया कि वुमेन भी यहाँ पर प्रीस्ट बन सकती हैं। 1971 में डीएमके गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि अमेंडेड द तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, और अबॉलिश कर दिया था हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीस्ट, और कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कास्ट का प्रीस्ट बन सकता है। 2006 में गवर्नमेंट डिक्लेयर कि सारे क्वालिफाइड पर्सन्स एलिजिबल हैं टू बी प्रीस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया इसको 2015 में। इट अंडरलाइंस कि यहाँ पर अडेयर करने की जरूरत है टू द आगाम शास्त्र, वाइल इंश्योरिंग कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट ना हो। 2009 में मद्रास हाई कोर्ट ने रूल किया इन फेवर ऑफ ए वुमेन प्रीस्ट, जो कि ऑपोजिशन फेस कर रही थी फ्रॉम द मेल प्रीस्ट, यहाँ पर जो वुमेन है ये प्रीस्ट नहीं बन सकती है। इट स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू एलिमिनेट जेंडर बायस फ्रॉम टेम्पल्स टू रियलाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स अंडर आर्टिकल 15 की यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट हम चलते हैं द थ्रेट फ्रॉम इलिसिट ट्रेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम इलिसिट इकॉनमी की बात करें तो इंडिया में इलिसिट इकॉनमी 5% ऑफ द जीडीपी है, जो कि $159 बिलियन है। अब इलिसिट ट्रेड से प्रॉब्लम क्या होती है, तो पहली बात गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। बाकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन ये खतरे में आती है। फिर हमने कल ये भी देखा था कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेरर का क्या लिंकेज होता है, तो ये सारे यहाँ पर इश्यूज़ निकल कर आते हैं। फिर यहाँ पर काउंटर फीटिंग की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेररिज्म होता है, तो काउंटर फीटिंग ऑफ द करेंसी होती है। Illicit markets and financial flows pose a significant threat to Indian society and the economy. United Nations Office on the Drugs and Crime ने estimate किया है कि इंडियन इकोनॉमी ने सरपास जब किया था $3 ट्रिलियन को 2021 में, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग थी ये 5% थी कंट्री की जीडीपी की। इलिसिट ट्रेड हैज़ बीन सीन मोस्टली फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द लॉस टू द एक्सचेकर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस, क्योंकि यहाँ पर सिनिस्टर लिंकेजेस होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के और टेरर फाइनेंसिंग के। फिर टैक्स इवेजन किया जाता है, और जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पर खतरे में आती है। बाकी यहाँ पर ये दिया गया है कि ड्रग्स में कितना यहाँ पर इलीगल इकॉनमी हो रही है,
नेक्स्ट है पाक बॉम्बिंग अंडरलाइंस वाई बलूचिस्तान रिमेन्स इट्स प्रॉब्लम प्रोविंस। तो यहाँ पर बलूचिस्तान की बात की गई तो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत टाइम से 1947 से ही बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है और 2003 के बाद तो बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ गई है। तो ये इंसर्जेंसी शुरू ही क्यों हुई एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है। तो यहाँ पर बहुत सारा रिसोर्सेज है लेकिन उसके बाद भी गरीब है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर रिसोर्स पैराडॉक्स की प्रॉब्लम है। सिंस 1948 प्रोविंस ने यहाँ पर ब्लडी इंसर्जेंसीज को देखा है। अब इनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मिलवाया गया था कैसे? तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 प्रिंसली स्टेट्स थे। इनका क्या नाम था? मकरान, लास बेला, खरन एंड कलट। तो ये जो कलट था ये बेसिकली आप कह सकते हो ये मेन था और बाकी जो थे ये एलिजेंस ओन करते थे कलट को। तो चीफ ऑफ कलट के साथ ये जो पाकिस्तान है इसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की कि हम आपके साथ फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन करें, एक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो मकरान, लास बेला और खरन ये तीनों कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब पाकिस्तान को पता चल गया कि बाकी तीनों तो पाकिस्तान को ही ज्वाइन करना चाहते तो बेसिकली पाकिस्तान ने कलट का भी फोर्स्ड एक्सेशन करा लिया पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो कलट है बेसिकली आप कह सकते हो कि तीनों तरफ से ये लैंडलॉक्ड हो चुका था और जिसकी वजह से इसको भी ज़बरदस्ती पाकिस्तान को ही ज्वाइन करना पड़ा। ऐसा नहीं है इंडिया को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बेसिकली ये फ्रेंडशिप की इक्वल टर्म्स के ऊपर चीज़ें चाहता था। ये नहीं चाहता था कि इसकी ऑटोनॉमी यहाँ पर लूज़ हो जाए, लेकिन उसके बाद इसकी ऑटोनॉमी यहाँ पर लूज़ हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करता है बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान के लोगों को ही इसका फ़ायदा नहीं मिलता। इसका एग्जांपल एक हो सकता है ये जो गोडार पोर्ट बन रहा है। तो गोडार पोर्ट में यहाँ पर जो काम करते हैं बेसिकली पंजाब के लोग काम करते हैं, जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो बलोच लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो वाई द कन्फ्लिक्ट कैरीज ऑन, वन फंडामेंटल रीजन क्या है इंडोरिंग कन्फ्लिक्ट का, ये है एथनिक डिफरेंस। पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, और हम देख सकते हैं कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था और बांग्लादेश बन गया था। हाउएवर स्क्यूड पावर रिलेशंस अमंग द डिफरेंट मुस्लिम एथनिसिटी वर ऑलमोस्ट इमीडिएटली विजिबल। तो पंजाबी लैंडलॉर्ड्स की बेसिकली यहाँ पर होल्ड है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। सच कन्फ्लिक्ट कॉज बंगाली स्पीकिंग ईस्ट पाकिस्तान की वो ब्रेक अवे होगा 1971 में, एंड और ऑल्सो ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बलोच नेशनलिज्म। फिर एथनिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ग्वाडार पोर्ट की अगर हम बात करें, जो चाइना बैक्ड ग्वाडार पोर्ट है, ये भी इसी इकोनॉमिक इनजस्टिस को दिखाता है। तो पंजाबी और सिंधी पर्सनल को यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया है और बलोच लोगों को बिल्कुल नहीं हायर किया गया है। नेक्स्ट है लॉ इज़ नॉट इनफ। ये आर्टिकल में आपको उतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम के लिए। बेसिकली आज किसी भी आर्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की गई है। तो ऑथर का ये कहना है कि इसकी वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आएगा, लेकिन क्या ये सही स्टेप है? द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा ने इसको पास किया ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से। प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिल गई है, तो वुमेन को भी 33% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में। आर्टिकल 82 की बात की गई है। तो आर्टिकल 82 बेसिकली यहाँ पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से डील करता है, एंड आर्टिकल 82 में अमेंडमेंट किया गया था 84th अमेंडमेंट से, और ये कहा गया था कि 2026 सेंसस तक जो सीट्स हैं इनको यहाँ पर फ्रीज किया जाता है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर वुमेन इन इंडिया कि उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिल सके पॉलिटिक्स में। लेकिन बात यह है, इक्वल पार्टिसिपेशन मिलने के लिए क्या रिजर्वेशन ही एक सही तरीका था? तो स्टॉलवर्ड्स सच एज सरोजनी नायडू, Muthulakshmi Reddy and others in the pre-independence period had diverging and complex views on the issue of the reservation for the women in legislative bodies. फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर, ये तो बेसिकली इस ओपिनियन में थी कि अगर हम विमेन को रिजर्वेशन के थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं तो आप उनकी सेल्फ एस्टीम को लोअर कर रहे हो और उनके कॉन्फिडेंस को लोअर कर रहे हो, साथ ही साथ आप गोल ऑफ नेशनल यूनिटी को भी थ्रेटन कर रहे हो। फिर यहाँ पर 1974 में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ द विमेन, जिसमें ये पता चला कि विमेन की कितनी ज़्यादा डिसमल फिगर्स हैं अगर विमेन वर्क की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें। लेकिन उसके बाद भी ये कमिटी इस फेवर में नहीं थी कि विमेन को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद 1990 के बाद मंडल वर्सेस कमंडल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन होता है क्या विमेन को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए? अब अगर हम विमेन को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप सारे विमेन को एक ही ब्रैकेट में डाल दे रहे हो। यहाँ पर दलित विमेन है जिनकी प्रॉब्लम अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपने टर्म पढ़ा होगा ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की वर्सेस दलित पेट्रियार्की। फिर आदिवासी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो सबको आप एक ब्रैकेट में नहीं डाल सकते। आपको यहाँ पर सबकी प्रॉब्लम से अलग अलग तरीके से डील करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कावेरीज पीपल। अब यहाँ पर कावेरी का वाटर कैसे शेयर किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो अपर राइपेरियन स्टेट है ये 3000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर देगा पर सेकेंड टू तमिलनाडु। तो जो कर्नाटका ये हर सेकेंड 3000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर देगा तमिलनाडु को। तो प्रॉब्लम मानसून ईयर में नहीं है, मानसून ईयर में तो कर्नाटका इतना पानी दे देगा। प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पर ड्रॉट वाला ईयर होता है, तो ऐसे में इतना पानी देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक
कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि टेक्निकल आर्म है, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के इम्प्लीमेंटेशन देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है बेसिकली वन साइज फिट्स ऑल है कि यही होगा हर बार, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि कभी कभी यहाँ पर वाटर डेफिसिट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने सोल्यूशन दिया है कि दोनों ही स्टेट्स को साथ में रखकर बात करनी चाहिए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली सेड दैट इट विल कंटेस्ट द CWRC's लेटेस्ट वाटर एलोकेशन डिसीजन एट द सुप्रीम कोर्ट, बट रादर देन लीन ऑन द जुडिशरी, कावेरी डिपेंडेंट स्टेट्स को क्या करना चाहिए, साथ में आना चाहिए और प्लान करना चाहिए फॉर द रिवर बेसिन विच टुडे हैज़ टू मीट द कॉम्पिटिंग डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आई वॉन्ट वॉच इंडिया प्ले पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल सेमी कंडक्टर के बारे में है, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो सेमी कंडक्टर की फैब्रिकेशन यूनिट को इंडिया में सेटअप किया जा रहा है, पर ऑथर ने कहा है कि ये जुगाड़ मेंटेलिटी से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल ताइवान। तो ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ऐसे में हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो पावर फ्लक्चुएशन को बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि पावर फ्लक्चुएशन होगा तो आपका पूरा बैच ख़त्म हो जाएगा और इसकी वजह से आपको वर्थ मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। आपकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कॉम्पीट कर पाओगे। और चाइना को अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर की जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत समय लगा है, तो अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। तो ब्रिज बिटवीन आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी विल नीड टू बी बिल्ट लीडिंग टू अ कन्वर्जेंस टुवर्ड्स द बेस्ट एंड नॉट टू द मीन। नेक्स्ट हम चलते हैं। वर्ल्ड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, वही है कि बलूचिस्तान में यहाँ पर अटैक हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। एक लड़की की यहाँ पर डेथ हो गई ओवर स्पीडिंग की वजह से, बेसिकली वो जा रही होगी और उसका एक्सीडेंट हो गया। पुतिन ऑर्डर्स फॉर्मर वैगनर कमांडर टू टेक चार्ज ऑफ द वॉलंटरी यूनिट्स इन यूक्रेन। तो बेसिकली अगर हम वैगनर की बात करें तो उनकी ये प्राइवेट मिलिट्री है, अभी इसको ये डिफेंस यूनिट का ही पार्ट बनाने की सोच रहे हैं और वैगनर को ख़त्म कर दें, तो ये इनका प्लान है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और इकॉनमी पेज की भी बात करें तो उस पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको PDF चाहिए इंडियन एक्सप्रेस की प्लस नोट्स हाईलाइटेड पोर्शन प्लस नोट्स रिलेटेड टू दैट पोर्शन, तो आप बाय कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।